विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गुकुर सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक और साथ ही साथ मेरे अन्य अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करता रहूँगा। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल के हिंदी पाठों की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई का 5 नंबर का पाठ जो एकांकी है, जिसका नाम है जूलिया। क्या नाम है दोस्तों? जूलिया। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक या फिर एकांकीकार जिनका नाम है अंतोन चेखव। क्या नाम है? अंतोन चेखव। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लेखक एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव जी का जन्म 29 जनवरी 1860 को तगानरोग रूस में हुआ था। आप सुप्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार: ये डेरी स्टोरी, अ डेरी स्टोरी, द वाइफ यह उपन्यास है, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी, इवानोव और नाटक, द चेरी आर्चर्ड आदि उनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, ये था संक्षिप्त परिचय अंतोन चेखव जी का। अब अगले टॉपिक में हम गद्य या पाठ या फिर जो एकांकी है उससे संबंधित प्रस्तावना विषय प्रवेश इस प्रकार। एकांकी का मतलब है एक अंक की कथा या नाटक। इसका आकार छोटा होता है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होती है। प्रस्तुत एकांकी जूलिया, जिसके एकांकीकार अंतोन चेखव है, इस एकांकी में जूलिया एक ऐसी लड़की या महिला है जो दब्बू और डरपोक है, अन्याय चुपचाप सहन करने वाली है। यह देखकर मालिक गृहस्वामी उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ छोटा सा क्रूर नाटक खेलते हैं, छोटा सा क्रूर नाटक करते हैं और जूलिया की आंखें खोलते हैं और साथ ही साथ संदेश देते हैं कि इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में दब्बू, भीरू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए दब्बूपन, भीरूपन का त्याग कर निर्भीक होना पड़ेगा। अपने अधिकार, न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, यह था विषय प्रवेश। अब हम अगले टॉपिक में सबसे पहले
इस एकांकी में आए हुए पात्रों का परिचय कर लेते हैं, वह इस प्रकार। इस एकांकी में पहला पात्र है जूलिया, जो एक गवर्नेंस है अर्थात सेविका है। दूसरा पात्र गृहस्वामी, जो जूलिया के मालिक है। ये दो प्रमुख पात्र इस एकांकी में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह था पात्र परिचय। अब अगले टॉपिक में हम गद्य पाठ या एकांकी के पात्रों के नाम के अनुसार मुखर वाचन करते हैं। उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ, मुहावरों के अर्थ, साथ ही साथ पंक्तियों का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं के पहली इकाई की 5 नंबर की एकांकी जिसका नाम है जूलिया, जिसे एकांकीकार अंतोन चेखव जी ने लिखा है, उसका शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15 देखते हैं। यदि आप कक्षा 9वीं की हिंदी की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15 पर, जूलिया, आपने मुझे बुलाया, इस पंक्ति से लेकर तो आप कह रहे हैं तो ठीक इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन करते हैं दोस्तों, वह इस प्रकार। मुखर वाचन। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासुदेवना आती है। जूलिया कहती है दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ हाँ हाँ। बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी कहते हैं, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी, उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं। क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने 1 दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां
और ली है, ठीक है ना। जूलिया दबे स्वर में जी आप कह रहे हैं तो ठीक है रुक जाती है। तो दोस्तों यह था मुखरवाचन। अब हम इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ समझ लेते हैं। वह इस प्रकार। शुक्रिया मतलब आभार व्यक्त करना। तनख्वाह मतलब वेतन या पगार। ख्याल मतलब विचार। खुद मतलब स्वयं। रूबल मतलब रूसी मुद्रा या चलन, जैसे कि अमेरिका का डॉलर होता है, भारत का रुपया होता है, वैसे ही रूबल मतलब रूसी मुद्रा या चलन। तय मतलब निश्चित। विनीत स्वर मतलब नम्र आवाज। डायरी मतलब दैनिकी या प्रतिदिन की महत्वपूर्ण बात जिसमें और नोट की जाती है उसे डायरी कहते हैं। दोस्तों ढेर सारे लोगों को डायरी लेखन की आदत होती है। नोट मतलब दर्ज करना। गवर्नेंस मतलब गृह शिक्षिका। दबे स्वर में मतलब डर की आवाज में। इतवार मतलब रविवार। कोल्या गृह स्वामी का लड़का है, यह गृह स्वामी का लड़के का नाम है यह कोल्या। इसके साथ ही अलावा मतलब व्यतिरिक्त या इसके सिवा। तो दोस्तों यह थे कठिन शब्द के अर्थ। अब हम जूलिया आपने मुझे बुलाया इस लाइन से लेकर तो आप कह रहे हैं तो ठीक इस लाइन तक का सरल अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में एकांकीकार अंतोन चेखव जी कहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में एकांकीकार अंतोन चेखव जी कहते हैं। जूलिया दबे स्वर में अर्थात डरती हुई आवाज में सवाल करती है, आपने मुझे याद किया मालिक? मुझे किस बात के लिए बुलाया मालिक? गृहस्वामी कहते हैं, हाँ जूलिया मैंने ही तुम्हें बुलाया था। खड़ी क्यों हो जूलिया? पैर दुखने लगेंगे। बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। जूलिया बैठती हुई अपने मालिक गृहस्वामी का शुक्रिया अदा करती है, अर्थात आभार व्यक्त करती है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना थैंक यू, वैसे ही हिंदी में शुक्रिया अदा किया जाता है, आभार व्यक्त किया जाता है। वैसे जूलिया आभार व्यक्त करती है। गृहस्वामी कहते हैं, जूलिया मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुमने हमारे घर जो काम किया उसका तनख्वाह अर्थात वेतन या पगार का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से अर्थात विचार से तुम्हें रुपयों की ज़रूरत होगी। इतने दिनों से मैंने आपको समझ लिया है, तुम अपने आप पैसे मांगने वाली लड़की नहीं हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही आपके न मांगे ही काम के पैसे दे दूं। हाँ तो जूलिया, आप जब मेरे घर काम को लगी थी तब तुम्हारी तनख्वाह वेतन अर्थात पगार 30 रूबल महीना तय हुई थी, अर्थात 30 रूसी मुद्रा महीना देने का निश्चित हुआ था। बराबर है ना जूलिया? उतने में जूलिया विनीत स्वर में कहती है, अर्थात नम्र स्वर में, नम्र आवाज में कहती है, जी नहीं मालिक, 30 रूबल महीना नहीं तो 40 रूबल महीना देने का तय हुआ था, निश्चित हुआ था। गृहस्वामी थोड़ी ऊंची आवाज में, अरे नहीं भाई,
अरे नहीं भाई जूलिया, महीना 40 रूबल नहीं, सिर्फ 30 रूबल ही निश्चित हुआ है। आपको विश्वास नहीं है तो ये देखो डायरी, अर्थात दैनिकी, अर्थात दोस्तों दैनिकी, जिसमें प्रतिदिन होने वाली महत्वपूर्ण बात का नोट करके रखता हूं मैं जूलिया, अर्थात डायरी में दर्ज कर लेता हूं। और हाँ, आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैं मेरे बच्चों की देखभाल करने वाली और पढ़ाने वाली प्रत्येक गवर्नेंस अर्थात गृह शिक्षिका को सिर्फ 30 रूबल ही देता था। आपसे पहले जो गवर्नेंस अर्थात गृह शिक्षिका आती थी उसे भी 30 रूबल महीना ही देता था। हाँ, तो आपको भी 40 नहीं तो 30 रूबल महीना ही दूंगा। अच्छा, तो जूलिया, तुम्हें हमारे यहाँ काम करने के लिए पूरे 2 महीने हो गए हैं। शायद जूलिया के हिसाब से कुछ दिन ज़्यादा हुए हैं, इसीलिए जूलिया फिर से डरते हुए दबे स्वर से, दबे आवाज में मालिक से कहती है, जी नहीं मालिक, 2 महीने नहीं तो 2 महीने और 5 दिन ऊपर हो गए हैं, मतलब 2 महीने 5 दिन हुए हैं। मालिक जूलिया का जवाब सुनकर गृहस्वामी ऊंची और तेज आवाज में सवाल करते हैं, क्या कह रही हो जूलिया, 2 महीने और 5 दिन हुए हैं? नहीं नहीं, ठीक 2 महीने ही हुए हैं, ऐसे कैसे 5 दिन ऊपर हो सकते हैं? अरे भाई, आपको विश्वास नहीं है तो मेरी डायरी दैनिकी दिखाओ, जिसमें मैंने सब नोट करके रखा है, दर्ज किया हुआ है, नोट करके रखा है। बार बार डायरी, बार बार दोस्तों डायरी 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 सुनकर जूलिया चुप हो जाती है, आगे नहीं बोल पाती। हाँ, तो जूलिया 2 महीने के कुल मिलाकर बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तो तभी बनेंगे ना जब महीने में 1 दिन भी छुट्टी न ली हो। प्रति सप्ताह में इतवार अर्थात रविवार के दिन छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को, जो उनका बच्चा है, उसे घुमाने के लिए ले गई हो। और इस बात को तो तुम भी अच्छी तरह मानेगी, इस बात को तो तुम भी अच्छी तरह मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा अर्थात इसके व्यतिरिक्त, इसके सिवा तुमने 3 छुट्टियां और ली थी। मैं ठीक कह रहा हूं ना जूलिया? जूलिया डरते हुए दबे स्वर में कहती है, जी हाँ मालिक, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। ऐसे कहते हुए बेचारी जूलिया बोलते बोलते रुक जाती है। तो दोस्तों, यह था स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15 और 16 पर गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या इस पंक्ति से लेकर तो दिखाओ डायरी, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15 और 16 पर गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या इस पंक्ति से लेकर तो दिखाओ डायरी, ये पंक्ति तक का मुखर वाचन पहले समझते हैं, सुनते हैं इस प्रकार। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूं? हाँ, तो 9 इतवार और
3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19, 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल। ठीक है। जूलिया रुआंसी हो जाती है। रुआंसी मतलब जैसे कि रोने की सूरत में। हाँ, रोते स्वर में, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी मालिक, सुन रही हूँ मालिक। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना जूलिया? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं मालिक, जी नहीं मालिक। आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं। तुम्हें यकीन नहीं हो तो दिखाऊं डायरी? दिखाऊं डायरी? दिखाऊं? डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगते हैं। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। इतवार मतलब रविवार, जो हम लोग को छुट्टी होती है ना रविवार के दिन, हाँ बड़ा मजा आता है, तो वही इतवार मतलब रविवार। कोल्या और वान्या गृहस्वामी के बच्चों का नाम है। ये दोनों गृहस्वामी के बच्चे हैं। हफ्ता मतलब सप्ताह। दोपहर मतलब 12 बजे के बाद का समय। नागे मतलब छुट्टी या वह दिन जिस दिन काम न किया हो। घटाना मतलब कम करना। रुआंसी मतलब रोने की सूरत। स्वर मतलब आवाज। डायरी मतलब दैनिकी, या जिसमें महत्वपूर्ण बात जो होती है वह नोट करके रखते हैं ना, हाँ उसे डायरी कहा जाता है। चाय की प्लेट और प्याली, जिसे मराठी में कब्बशी भी कहते हैं दोस्तों। हाँ, चाय पीते हैं ना सुबह सुबह, हाँ, तो मराठी में प्लेट और प्याली को कब्बशी कहते हैं। भाग्य मतलब नसीब। हमेशा मतलब सदा या सदैव। बदा मतलब लिखा। कसर न छोड़ना मतलब कमी न छोड़ना या अपनी ओर से
पूरा पूरा प्रयत्न करना। टहनी मतलब पेड़ की शाखा। लापरवाही मतलब आनाकानी या बेजवाबदारी। भला मतलब कल्याण। खरोच मतलब त्वचा का किसी चीज से छिल जाना, मतलब त्वचा छिल जाना। मुश्किल अर्थात कठिनाई। ढील मतलब ढिलाई या फिर सुस्ती या फिर आलस्य। यकीन मतलब विश्वास। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब गृहस्वामी अरे भाई मैं क्या, इस पंक्ति से लेकर तो दिखाऊ डायरी, ये पंक्ति तक का सरल अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में एकांकीकार अंतोन चेखव जी कहते हैं, जूलिया अपने दब्बू भीरू स्वभाव के कारण मालिक गृहस्वामी जी के गलती पर बोल नहीं पाती, बोलते बोलते रुक जाती है। तब गृहस्वामी थोड़े ऊंची आवाज में मैं, अरे भाई जूलिया मैं क्या गलत कह रहा हूं? थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं अभी। अरे भाई जूलिया मैं क्या गलत कह रहा हूं? हाँ तो इस प्रकार तुमने 2 महीने में 9 इतवार अर्थात रविवार और अलग से 3 छुट्टियां, ऐसे कुल मिलाकर 12 दिन काम नहीं किया है। इसका मतलब प्रतिदिन 1 रूबल के हिसाब से 12 रूबल आपके कट गए। और हाँ जूलिया, मेरा बेटा कोल्या 4 दिन बीमार था। उस समय तुमने सिर्फ मेरे एक ही बेटे को, वान्या को पढ़ाया। और हाँ, पिछले हफ्ते अर्थात पिछले सप्ताह 3 दिन दांतों में दर्द होने के कारण मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। इस प्रकार पिछले 12 छुट्टियां और ये 4 और 3 कुल 7 छुट्टियां, ऐसे कुल मिलाकर 19 नागे हैं। मतलब 19 छुट्टियां हैं, 19 दिन काम नहीं किया है। हाँ तो जूलिया घटाओ मतलब कम करो, 60 में से 19 तो कितने रहते हैं? 41 रूबल। हिसाब ठीक है ना जूलिया? जूलिया रुआंसी हो जाती है, मतलब रोने की सूरत में, रोते हुए आवाज में, जैसे कि ऐसे रोते हुए आवाज में कहती है, जी हाँ मालिक, आपने हिसाब किया है तो ठीक ही होगा। गृहस्वामी डायरी अर्थात दैनिकी के पन्ने उलटते हुए पलटते हुए, हाँ याद आया जूलिया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली, हम जिसे चाय पीने की कबशी भी बोलते हैं ना दोस्तों, हाँ तो वही तोड़ दी थी जूलिया ने। वैसे तो कबशी मतलब वो चाय की प्लेट और प्याली बहुत कीमती थी, लेकिन मेरे भाग्य में अर्थात तकदीर में, नसीब में हमेशा सदैव नुकसान उठाना ही बदा है, मतलब नुकसान उठाना ही लिखा है। मैंने जिसका भी भला मतलब जिसका भी कल्याण करना चाहा, उसने मुझे ही नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी, या अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया उसने मुझे नुकसान पहुंचाने का। खैर वह तो मेरा भाग्य है, मेरी तकदीर है जूलिया। लेकिन जूलिया मैं प्याली के सिर्फ 2 ही रूबल काटूंगा, भले ही वह कितनी भी महंगी हो, कीमती हो। और हाँ जूलिया, उस दिन बच्चों के ऊपर
आपने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण टहनी की मतलब पेड़ की डाली या शाखा की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल जैकेट के चले गए। इसी प्रकार घर के काम में आपकी लापरवाही मतलब बेजवाबदारी, आनाकानी की वजह से घर की सफाई काम करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। उसके भी कुछ रूबल हिसाब में जोड़ते हुए बीच में ही थोड़े रुके, उसकी ओर मतलब जूलिया की ओर निगाह डाली और बोले, जूलिया, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया बड़ी मुश्किल से मतलब कठिनाई से अपनी रुलाई रोकते हुए कहती है, जी मालिक, आपकी बात सुन रही हूँ। जूलिया के मुख से यह बात सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि जूलिया मेरी बात सुन रही है। तो आगे गृहस्वामी कहते हैं, हाँ ठीक है जूलिया, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। आपको इसी के तो पैसे देता हूं मैं। तुम अपने काम में ऐसे ही ढील दोगी मतलब ढिलाई दोगी, सुस्त रहोगी या आलस्य करोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? बराबर कह रहा हूं ना मैं, पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना जूलिया? तो जूतों के 5 रूबल, तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। शायद जनवरी महीने में 10 रूबल गृहस्वामी जी ने नहीं दिए होंगे, इसीलिए जूलिया लगभग रो ही दिया है। रोते हुए कहती है, जी नहीं मालिक, आपने कुछ नहीं डैश 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 डैश, आगे कुछ नहीं कह पाती। लेकिन उसकी रुलाई और अधूरे वाक्य से ही ये बात समझ में आ जाती है कि जी नहीं मालिक, आपने 10 जनवरी को कुछ भी नहीं दिया। उतने में दोस्तों गृहस्वामी ऊंची आवाज में जूलिया से सवाल करते हुए कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मेरी डायरी में दैनिकी में हर चीज को, हर बात को नोट कर लेता हूं जूलिया। तुम्हें यकीन नहीं है, अर्थात तुम्हें विश्वास नहीं है तो दिखाओ डायरी, दिखाओ डायरी, दिखाओ। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगते हैं गृहस्वामी। तो दोस्तों यह था स्पष्टीकरण। अब हम अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक, अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 16 पर जूलिया आप कह रहे हैं तो ये पंक्ति से लेकर तो क्यों जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन करते हैं दोस्तों। वह इस प्रकार, जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है। घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान गिरा हो, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो देखो, गृहस्वामी जैसे आसमान गिरा हो, अच्छा,
और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से सही मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखते हैं। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। 11 रूबल देते हुए संभालो, गिन लो, ठीक है ना। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद मालिक। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर लिए हैं, और तुम मुझे इसके बावजूद भी मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपते हुए जूलिया कहती है, जी हां मालिक। गृहस्वामी गुस्से में तुतलाने लगते हैं, जी हां मालिक, जी हां मालिक। क्यों जी हां मालिक। तो दोस्तों, यह था मुखरवाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। कड़े स्वर में मतलब ऊंची आवाज में या तेज आवाज में। घटाना मतलब कम करना। कांपना मतलब थरथराना। मालकिन मतलब गृहस्वामी जी की पत्नी। आसमान से गिरना अर्थात अचानक से कोई बड़ा संकट आ गया हो या कोई बड़ी बात हुई हो, ऐसे। अनर्थ मतलब भारी अन्याय या बुरा होना। धन्यवाद देना मतलब आभार मानना, या अंग्रेजी में कहते हैं ना दोस्तों, थैंक यू। हाँ, वही। ठग लेना मतलब लूटना या धोखा देना। हड़प लेना मतलब बेईमानी से अधिकार कर लेना या दूसरे की वस्तु हजम कर जाना। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां हैं, जूलिया आप कह रहे हैं तो यहाँ से लेकर तो क्यों, जी हाँ मालिक, इस पंक्ति तक का अर्थ, सरल अर्थ स्पष्टीकरण समझते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में एकांकीकार अंतोन चेखव जी। प्रस्तुत पंक्तियों में एकांकीकार अंतोन चेखव जी कहते हैं कि गृहस्वामी जी जूलिया को जो बार बार कहते हैं, दिखाओ डायरी, यह सुनकर जूलिया रो देती है। अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, आप डायरी में नोट ही कर लेते हैं। आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे मालिक। जूलिया के मुख से दिए होंगे यह वाक्य सुनकर मालिक गृहस्वामी कड़े स्वर में मतलब ऊंची आवाज में, दिए होंगे नहीं, दिए है जूलिया, ऐसा कहते हुए, तो ठीक है जूलिया, घटाओ मतलब कम करो 27 रूबल 41 रूबल में से, तो कितने बचते हैं, 14 रूबल। हिसाब बराबर है ना जूलिया। मालिक की बात सुनकर जूलिया आंसू पीती हुई, कांपती हुई, थरथराती आवाज में कहती है, मालिक, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो पैसे मुझे मालकिन ने दिए थे, मतलब आपके पत्नी ने दिए थे, और वह भी सिर्फ 3 रूबल दिए थे, ज़्यादा नहीं। जूलिया के मुख से बड़े सरलता से यह बात निकली हुई है, और रहस्यमय यह बात सुनकर मालिक गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, मतलब
अचानक से कोई बड़ा संकट आ गया हो या कोई बड़ी बात हुई हो, ऐसा दिखाते हुए कहते हैं, अच्छा इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे छिपा कर रखी, बताई तक नहीं। अच्छा हुआ जूलिया, यदि यह बात तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ, मतलब भारी अन्याय हो जाता, बुरा हो जाता, 3 रूबल हिसाब में जोड़ना रह जाता। खैर देर से सही, मैं इसे भी डायरी में, दैनिकी में नोट कर लेता हूं, दर्ज कर लेता हूं। गृहस्वामी डायरी दैनिकी खोलकर उसमें ऐसे ही कुछ लिखते हैं और कहते हैं, हाँ तो जूलिया, 14 रूबल में से 3 रूबल और घटा दो, मतलब कम कर दो। आखिरी में बचते हैं 11 रूबल। और इस प्रकार मालिक गृहस्वामी गवर्नेस जूलिया को 2 महीने की तनख्वाह अर्थात वेतन से कुल 60 रूबल में से 49 अर्थात 49 रूबल घटाकर कम करके 11 रूबल बचते हैं, वह जूलिया को देते हुए कहते हैं कि संभालो जूलिया, और हाँ यहीं पर गिन लो, ठीक है ना। जूलिया कांपते हुए, मतलब थरथराते हुए हाथों से रूबल लेती है और कांपते मतलब थरथराते स्वर में, आवाज में कहती है, जी धन्यवाद मालिक। अर्थात 11 रूबल मिले फिर भी वह अपने मालिक का आभार मान रही है, आभार व्यक्त कर रही है। जैसे अंग्रेजी में आप कहते हैं ना दोस्तों, थैंक यू, हाँ वैसे ही वह आभार मान रही है, धन्यवाद कह रही है, धन्यवाद कहती हुई अपने मालिक को। लेकिन उसके मुख से जैसे ही धन्यवाद शब्द निकलता है, तब मालिक गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाते, ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज में, मान लीजिए लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, मेरा आभार मान रही हो, मुझे थैंक यू कह रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो, समझती हो, तुम्हें भी पता है कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, मतलब धोखा दिया है, तुम्हारे वेतन में से पैसे हड़प कर लिए हैं, अर्थात बेईमानी से पैसों पर अधिकार जमा लिया है, और तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मुझे धन्यवाद दे रही हो और मुझे कह रही है थैंक यू, मेरा आभार मान रही हो। गुस्से में गृहस्वामी जी का आवाज कांपने लगती है, मतलब आवाज थरथराने लगती है। मालिक गृहस्वामी जी की गुस्से से थरथराती आवाज सुनकर जूलिया भी घबराते हुए, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, डैश 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 का मतलब वह कहना चाहती है कि जी हाँ मालिक, सचमुच मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपका आभार मानना चाहती हूँ, मैं आपकी आभारी हूँ जो आपने मुझे 11 रूबल दिए। उसकी बात सुनकर मालिक गृहस्वामी गुस्से में तुतलाने लगते हैं। हाँ दोस्तों, जब भी कोई ज़्यादा गुस्सा करता है तब गुस्से में उसकी आवाज़ तोतला व्यक्ति के जैसे वह बोलने लगता है, वैसे ही उसकी आवाज़ निकलती है। ऐसे ही आवाज़ गुस्से में गृहस्वामी जी की निकल रही है और वे जूलिया से कह रहे हैं, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों 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 जी हाँ मालिक। तो दोस्तों इस प्रकार से यह सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण था। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 17 पर जूलिया, क्योंकि इससे पहले ये पंक्ति से लेकर
कोई स्थान नहीं है। इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। मुखर वाचन इस प्रकार। जूलिया डरती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने ही मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। जूलिया क्रोध के दोस्तों यहाँ पर गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर, यह है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहूँगा जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों, ये था मुखर वाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। क्रोध मतलब गुस्सा, कांपते मतलब थरथराते, क्रूर मतलब कठोर, निर्मम या फिर निर्दयी, सबक सिखाना मतलब दंड देना, मारूंगा मतलब रखूंगा, भला मतलब अच्छा, दब्बू या भीरू का मतलब है डरपोक, बोदा मतलब मूर्ख या सुस्त, खामोश मतलब शांत, चुपचाप, ज्यादतियाँ मतलब अन्याय, कठोर मतलब पत्थर के समान, क्रूर या निर्मम मतलब निर्दयी, हृदयहीन मतलब पत्थर दिल या करुणाहीन, या जिसके हृदय में दिल न हो। हाँ, तो दोस्तों, रीढ़ रहित मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले, जिस स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, हाँ, तो बिना रीढ़ की हड्डी वाले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सचमुच बिना रीढ़ की हड्डी वाले ऐसे नहीं होता है। हाँ हाँ, यहाँ पर मतलब जिसको खुद का भार नहीं उठा पाता या स्वयं का निर्णय नहीं ले पाता है, उसे रीढ़ रहित कहा गया है। स्थान न होना मतलब जगह न होना। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियाँ है जूलिया, क्योंकि इससे पहले इस पंक्ति से लेकर तो कोई स्थान नहीं है, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार अंतोन चेखव जी कहते हैं, मालिक गृहस्वामी जी की गुस्सा भरी तोतली आवाज सुनकर जूलिया डर जाती है, अर्थात भयभीत आवाज में कहती है, मालिक, मैंने आपको धन्यवाद दिया, इसलिए गुस्सा क्यों कर रहे हैं मालिक? मैंने धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि आपके यहाँ लगने के पहले मैंने जहाँ जहाँ कहीं भी काम किया, उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। काम कर लिया और पैसे देने की बारी आई
तो भगा दिया। लेकिन आपने उन लोगों जैसा व्यवहार थोड़ी ही किया। आप तो मुझे 11 रूबल दे रहे हैं, मतलब कुछ तो दे रहे हैं। इसी बात के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। उसकी बात सुनकर गृह स्वामी जी क्रोध के कारण, गुस्से के कारण उत्तेजित अर्थात ऊंची आवाज में कहते हैं, उन लोगों की बात मुझे मत सुनाओ जूलिया, उन लोगों की बात मुझे मत सुनाओ जूलिया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। डैश 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 डैश, मतलब वे कहना चाहते होंगे कि आपके भीरू दब्बू स्वभाव के कारण ही आपको उन लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा, इसमें आपकी ही गलती है। दोस्तों, यहां तक गृह स्वामी जी का जूलिया को सबक सिखाने के लिए क्रूर मजाक चला। लेकिन इसके आगे मालिक गृह स्वामी जी अपना स्वर मतलब आवाज धीमा कर लेते हैं और जूलिया से कहते हैं, मुझे माफ कर देना जूलिया, मैंने ही आपको सबक सिखाने के लिए अर्थात दंड देने के लिए यह छोटा सा क्रूर निर्दय मजाक किया था। जूलिया, मैं तो तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा, अर्थात एक पैसा भी नहीं रखने वाला हूं। जेब से मतलब खीसे से पैसे निकालते हुए कहते हैं, ये लो जूलिया, तुम्हारी मेहनत के 2 महीने के 60 नहीं पूरे 80 रूबल होते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रति माह 30 रूबल नहीं तो 40 रूबल वेतन तय हुआ था। इस हिसाब से पूरे 80 रूबल होते हैं। मैं अभी तुम्हें दूंगा, रख लो, लेकिन इससे पहले आपको संदेश के रूप में जरूर कहना चाहूंगा कि जूलिया, इसके पहले मैं आपको एक संदेश जरूर देना चाहूंगा जूलिया, कि जीवन में ये जरूरी नहीं कि इंसान भला मतलब अच्छा कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू अर्थात डरपोक और बोधा मतलब मूर्ख, सुस्त बन जाए। उसके साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज न उठाए, उसका विरोध तक न करे, बस खामोश मतलब शांत, चुपचाप रहे, मौन रहे, सारी ज्यादतियां अर्थात अन्याय सहन करता जाए। नहीं जूलिया, नहीं। इस प्रकार खामोश अर्थात चुप रहने से, शांत रहने से, मौन रहने से कदापि काम नहीं चलेगा। अपने को मतलब खुद को बचाने के लिए तुम्हें इस कठोर अर्थात पत्थर के समान क्रूर, निर्मम मतलब निर्दयी और हृदयहीन मतलब जिसके पास हृदय न हो, ऐसे पत्थर दिल करुणाहीन संसार से लड़ना होगा जूलिया। 2 हाथ करने होंगे जूलिया। अपने दांतों और पंजों के साथ पूरे शक्ति के साथ लड़ना होगा, क्योंकि ये मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए मतलब डरपोक और बिना रीढ़ की हड्डी वाले अर्थात स्वयं का निर्णय न लेने वाले, खुद का विचार न रखने वाले लोगों के लिए इस जगत में, इस संसार में कोई स्थान नहीं है, मतलब कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर पहली इकाई में जो 5वें नंबर की एकांकी है जूलिया, वह संपन्न होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह एकांकी आप लोगों को पसंद आई होंगी। इस एकांकी को और भी समझने के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ अपने नोटबुक में लेखन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इसमें जो कृतियाँ आई है, कृतिपत्र आया है मतलब स्वाध्याय है,
उसे भी अपने नोटबुक में लेखन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ इस YouTube चैनल की जो लिंक भेजता हूँ, इस लिंक को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी छात्रों को और हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।